Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही अच्छा चला जब से वो रेट कट हुआ है, और काफी टाइम से भी चल भी रहा था। लेकिन एक वैल्यूएशन पे आ गया है कि जिस पे हमको सोचना पड़ता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना है। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि कौन से सेगमेंट में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉकेट बहुत एक्सपेंसिव हो गए। तो वो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आगे जाने से पहले गाइज हमारा नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, जब हम लोग और डिटेल में सेक्टर में बात करेंगे। लिंक दी है नेक्स्ट वर्कशॉप अटेंड करना, और भूलना मत www.catapan.in विजिट करने के लिए हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज के लिए। चलिए बात करते हैं वापस रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट सेक्टर जैसे आपको पता है ना, उसमें भी सेगमेंट है, जैसे लग्जरी सेगमेंट है, थे फिर कह सकते हैं कि अपना ये एफोर्डेबल हाउसिंग होता है, देन लोअर सेगमेंट होते हैं, इवन ऑफिस के भी होते हैं जहां आप कह वो रेंट पे जाते हैं, तो वो भी एक ऑफिस का भी एक रहता है। तो ये सब सेगमेंट होते हैं, प्लस एक होता है REIT रीट। रीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी किस तरह से आपको फेवरेबल रहेगा, वो भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए बात करते हैं पहले लग्जरी से। तो लग्जरी आपको पता है कि ओवरऑल एक ऐसा सेगमेंट है जहां पीछे कुछ साल में बहुत ही अच्छा खासा डिमांड दिखा था। क्यों डिमांड दिखा था? क्योंकि देखो कोविड के बाद एक इनफ्लो आया था, और वर्क फ्रॉम होम कर चल हुआ था, प्लस नो लिक्विडिटी काफी इन्फ्यूज की गई थी। तो उसके वजह से ना कह सकते हैं कि लग्जरी प्रॉपर्टीज जैसे DLF हो गए या मैक्रोटेक हो गए, ओबोरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टी, उनमें एक अच्छी खासी डिमांड देखी थी। और अभी भी अगर मैं एक सिर्फ DLF की भी बात करूं, तो कह सकते हैं कि अभी भी उनके पास ऑलमोस्ट 23,000 की प्री बुकिंग है। 70,000 करोड़ का वो नए प्रोजेक्ट्स ले डालने वाले हैं। अभी डेट फ्री हो गए, तो काफी सब पॉजिटिव है। गाइस ये सब मैं चीजें मेरे लाइव टीवी शो में भी बोलता हूँ, तो आप मुझे 18 आवर स्वदेश में फॉलो कर सकते हो, और यहाँ मैं वीडियोस भी पब्लिश करता हूँ, तो वो भी देख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों की है ना जो बैलेंस शीट है ना, सभी प्रॉपर्टीज वाले की बहुत ही अच्छी हो गई। पहले क्या था कि इनकी लैंड बुक कितनी है, इनकी डेट, वो बहुत क्राइसिस था। लेकिन अगर आप देखो पिछले 5-6 साल से इन लोगों ने ना अपनी बैलेंस शीट काफी क्लीन कर दी, और उसके वजह से इन सब कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, प्लस शेयर प्राइस में भी फायदा हो रहा है। तो अभी लोन जो रेट कट हुआ है, तो उसके सबसे बड़ा फायदा ऑफ कोर्स तो कस्टमर को होता है कि जब उनके लोन की इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, तो एक फायदा होता है, प्लस डेवलपर को भी फायदा होता है। अगर उन्होंने कोई वर्किंग कैपिटल लिया है या कहीं से पैसे उठाए, तो उनको भी वहाँ फायदा हो जाता है। तो एंड ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी आती है। तो जैसे मार्केट में लिक्विडिटी आती है ना, तो डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है, और वही चीज हो रही थी रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर हम लोग बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर कुछ महीनों से काफी अच्छा भाग चुका है, लेकिन इसलिए हमें थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ता है जब आप बात करते हो कि इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वापस आते हैं प्रीमियम हाउसिंग में। तो प्रीमियम हाउसिंग ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत बढ़ गया, तो थोड़ा मॉडरेट ग्रोथ रहेगा। लेकिन अगर प्रीमियम हाउसिंग में भी जाना है ना, आप यू हैव टू गो विद द बेस्ट वो आर प्रोवाइडिंग नो अल्ट्रा लग्जरियस नो बंगलोज फ्लैट्स, क्योंकि उसकी डिमांड अभी भी है। अगर आप देखो कैमेलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली के जहाँ जेंसोल इंजीनियरिंग के वो जो फ्रॉड हो गया, उनके MD ने भी लिया था वहाँ 100 करोड़ का एक घर है। 100 करोड़, आप सोचो क्या अल्ट्रा लग्जरी, और वहाँ सब बड़े बड़े लोग ही रहते हैं। तो ऐसे अल्ट्रा लग्जरियस फ्लैट होते हैं या बंगलोज होते हैं ना, उसकी डिमांड अभी भी रहे। तो आपको थोड़ा अगर उस साइड पे इन्वेस्ट करना है, तो प्रीमियम हाउसिंग ऑलरेडी बढ़ चुका है। ये सभी DLF, मेट्रोडेप, गोदरेज, ये ओबेरॉय सब बढ़ चुके हैं। अभी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि यहाँ किसके प्रोजेक्ट्स नए आए, क्या आ रहा है, तो वहाँ वो चीज देखना है। रही बात मिड इनकम एफोर्डेबल हाउसिंग, तो वहां भी अच्छा खासा ग्रोथ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी ये जो इंटरेस्ट रेट कट होगा ना, उसका बेनिफिट इन लोगों को डायरेक्टली मिलेगा। क्योंकि एफोर्डेबल हाउसिंग में ऑफ कोर्स डिमांड रहती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रहता है तो ज्यादा डिमांड आती है। तो वो अगर आप बात करो तो 20% से सेल बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन है यहाँ से। तो बहुत अच्छी बात है। एंड एट द एंड ऑफ द डे नो एक
अल्ट्रा लग्जरी हो गया, बाद में इनका नंबर आता है। तो मिड अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छा है। कमर्शियल कमर्शियल प्रॉपर्टी भी अच्छी चल रही है। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन अभी देखो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज है ना, वापिस अपने एम्प्लॉयज को बुला रहे और बोल रहे कि भाई यहाँ आके काम करो। जितना मुझे पता है टीसीएस, इन्फोसिस ने सबने मैंडेटरी कर दिया है कि भाई यहाँ आके काम करो। उसके वजह से कमर्शियल रियल एस्टेट भी अच्छा चल रहा है। एंड ऑलमोस्ट ऑफिस ऑक्यूपेंसी 80 to 90% से बढ़ गई, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। खास करके बेंगलुरु, हैदराबाद, जहाँ आईटी हब्स है बड़े बड़े, पूना हो गया या मुंबई हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे नो वो ड्राइव कर रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टीज को। सिमिलरली फोर्थ आता है रीट, REIT, रीट। अभी रीट क्या होता है? वो एक पॉजिटिव है। रीट ऐसा होता है ना कि जैसे आप म्यूचुअल फंड है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, फिर वहां का फंड मैनेजर फिर अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो वैसे रीट होता है। रीट में क्या होता है, आपने इन्वेस्ट किया, फिर वहां का जो मैनेजर होगा वो अलग अलग प्रॉपर्टीज लेगा, उनको रेंट पे देगा, लीज पे देगा, और वहां से जो रेंटल इनकम आएगी वो उसका मैक्सिमम शेयर एज ए डिविडेंड आपको मिलेगा। तो स्टेडी इनकम के लिए 7-8% आपको कमाना है। इसके स्टॉक प्राइस ज्यादा बढ़ते नहीं है, लेकिन एक और एक एसेट क्लास है जो आप सोच सकते हो, रीट। तो इस तरह का अगर आप देखो ना, तो जैसे मैंने बोला कि ये 6-12 महीने में इन सब की डिमांड इस तरह से रह सकती है। और ओवरऑल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मीडियम हाउसिंग में ज्यादा रहेगी। अल्ट्रा लग्जरी में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सी कंपनीज है। अगर हम लोग रीजनल एनालिसिस करें, ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई कौन से पार्ट ऑफ द रीजन अच्छे चल रहे हैं वहां के, क्योंकि हर एक यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है या सेंट्रल है, तो हर एक जगह पे क्या होता है, कुछ ना कुछ जो कंपनीज होते हैं उनका होल्ड होता है। ओके, जैसे DLF है तो गुड़गांव और वहाँ है, मैक्रोटेक डेवलपर है तो वो मुंबई, आई थिंक ओबोरॉय मुंबई है, तो शोभा साउथ में है, आई थिंक बेंगलुरु है शायद। ओके, तो आप उस तरह से अगर आप देखोगे तो हर एक का अलग अलग है। तो आपको ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी आप सोच रहे हो वो किस जगह पे है, अरे सॉरी, जो स्टॉक आप सोच रहे हो वो कहाँ ऑपरेट करिए। अगर दिल्ली NCR की बात करूँ तो लग्जरी मार्केट बहुत चला दिल्ली साइड, और वहाँ साइड तो बहुत ही अच्छा चला था। और गुड़गांव और नोएडा में नो काफी अच्छा बेनिफिट हुआ। तो वहाँ जैसे गोदरेज, DLF वो सब है, क्योंकि उनके सेल्स भी 10,000 करोड़ से प्लस हुए। वेस्ट में मुंबई पूना वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर, अहमदाबाद भी कह सकते हो, लेकिन अहमदाबाद कंपेरेटिवली उतना नहीं है। अगर आप सोचो तो मुंबई और पुणे बहुत ही आगे निकल गए रियल एस्टेट। तो वहाँ भी प्रीमियम और अफोर्डेबल हाउसिंग का काफी डिमांड है। वहाँ ओबोरॉय और मैक्रोटेक डेवलपर यानी लोढ़ा लोढ़ा काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक अच्छा खासा नो डिमांड है। तो वहाँ भी अभी ये अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से इनको फायदा हो सकता है। साउथ में बेंगलुरु हैदराबाद एरिया में बहुत है। वहाँ अगर आप कह सो तो शोभा है, प्रेस्टीज है, तो इन लोगों का काम बहुत ही अच्छा है वहाँ। और वहाँ बेसिकली IT हब माना जाता है। तो वहाँ भी एक अच्छी खासी नो डिमांड दिख रही है। ईस्ट में थोड़ा कम है, कोलकाता, तो कोलकाता में लिमिटेड मार्केट है, वहाँ इतने प्रीमियम सेगमेंट में फ्लैट्स या बंगलोज जाते नहीं, तो वहाँ एक मॉडरेट ग्रोथ होगा। तो अदर देन ईस्ट, आई थिंक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई पुणे, लेटेस्ट टेक अहमदाबाद ऑल्सो। और साउथ में अगर आप देखो चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, वहाँ थोड़ा ज्यादा रहता है। कोलकाता साइड थोड़ा अच्छा कम रहता है। अभी जैसे मैंने बात की कि गाइस एक जो बड़ा डिफरेंस जो दिखा है अभी रियल एस्टेट स्टॉक्स में ना, कि इनकी जो बैलेंस शीट काफी क्लीन हो गई है। अगर आप देखो तो पहले क्या था कि इन लोगों की काफी डेट लेके बैठे होते थे। अभी आप देखो इन लोगों ने काफी रीपे कर दिया। अगर मैं बात करूँ DLF है तो 6,800 करोड़ का लिटरली सरप्लस है, यानी कैश फ्लो अभी पड़ा हुआ है। ओके, तो कलेक्शन 5,300 करोड़ का है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी 6,000 करोड़ का उन्होंने इक्विटी रेस किया है। डेट प्रेशर बहुत कम है, 28,000 करोड़ का प्री सेल है। तो वहां भी देखिए आप, शोभा भी अगर देखो तो डेट, नेट डेट अभी 880 करोड़ के आसपास ही है। ओके, कैश फ्लो भी बहुत ही 30% से बढ़ा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 150 बिलियन यानी 15,000 करोड़ के अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट भी अगर देखो, डेट टू इक्विटी 0.4 है, बोरोइंग कॉस्ट 10.3 है। तो अगर आप देखो कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 कंपनी की, मैंने क्योंकि मैं सभी कंपनी का बता नहीं पाऊंगा,
लेकिन ओवरऑल भी रियल एस्टेट सेक्टर में देखो ना, तो बहुत ही डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो गया और सबके पास कैश पड़े हुए। अब ये जब कैश पड़ा होता है ना, तब ये सबको बहुत फायदा होता है, तो वहां इन सब कंपनियों को अच्छा खासा फायदा है, तो ये आपको नजर में रखना है जब आप इन्वेस्ट करो। अभी हम लोग अगर बात करें कि भाई वैल्यूएशन कैसा है, ऑल देखिए क्या इस भाव में तपन लेना चाहिए कि नहीं, तो प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक्स भाग चुके हैं। ओके, डीएलएफ तो बहुत भाग गया, गोदे थोड़ा 15-20%, शोभा थोड़ा ठीक है, लेकिन एट द एंड प्रेस्टीज बहुत भागा है, एम्बेसी रेट वो भी 12% से भागा है। लेकिन यहाँ आपको बस वही है कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से आपको देखना है, फिर इन्वेस्ट करना है। यहाँ कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, हमने जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोला तो वो ऑलरेडी हमने हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज में दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप www.catapan.in में जाके आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यस, इंटरेस्टिंग सेक्टर ही इग्नोर भी नहीं करना है। तो बेसिकली सिलेक्टेड कंपनी को इन्वेस्ट करो, ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे ओवर वैल्यूएशन में मत जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर और जैसे मैंने बोला कि मिड एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा ज्यादा डिमांड दिख सकता है यहाँ से, कमर्शियल में भी डिमांड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लीजिंग एंड ऑल दैट चेंज होगा और इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगा, तो वहां पे रीट ऐसा है ना कि आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए तो रीट में आप जा सकते हो, अगर इस तरह से अगर आपको करना है तो। सो अभी नाम भी मैंने बहुत सारे कंपनीज के दिए, इसमें से कोई मेरे एक्चुअली नो रिकमेंडेशंस नहीं है। हाँ, कुछ कुछ मैं टीवी में बोल देता हूँ, वो अगर आप देखना है तो आप देख सकते हो, जो हमारे आगे के वीडियोस में भी मैंने वॉर प्रूफ स्टॉक्स है, और उसके पहले भी हमने कुछ रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में मैंने दिए थे, तो वहाँ वो वीडियो मैंने रखे हुए, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल पॉजिटिव है गाइस, एंड आई थिंक साउदर्न और वेस्टर्न रीजन थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है कंपेयर टू दिल्ली। मिड हाउसिंग और वहाँ थोड़ा पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव है, सिलेक्टेड है ना। रियल एस्टेट के क्या है कि वैल्यूएशन थोड़े आई है, लेकिन इन लोगों का जे कह सकते हैं ना कि जिस तरह से इन लोगों ने बिजनेस संभाला है, जिस तरह से इन्होंने अभी अपना कैश फ्लो प्लस बैलेंस शीट लीन किया है, आई थिंक गुड थिंग्स आर अहेड ऑफ देम। सो उस तरह से आप सोच सकते हो इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए, तो यहाँ तक रखते गाइस, सो जैसे मैंने बोला नेक्स्ट सेशन के लिए जरूर आना, हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, लिंक दे दूंगा, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम, सी यू देन, बाय बाय। अच्छा, बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। ओके, सी यू देन, बाय बाय।